औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके हमारे सदर बैरिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, यहाँ पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, हमारे स्पोक्स पर्सन जनाब सैयद असीम वकार साहब, हैदराबाद से आए एक्स मेयर और कॉरपोरेटर जनाब माजिद हुसैन साहब, पूर्व सांसद और शेर पूर्वांचल जनाब अतीक अहमद साहब के बेटे अली साहब, उनका परिवार फैमिली और यहाँ पर मौजूद तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनें। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है, पूरे देश की नजर लगी हुई है इस चुनाव के ऊपर। चुनाव को महीना 2 महीना सिर्फ बचा है, मगर चुनाव की सरगर्मियां सब तरफ फैली हुई है। जिस तरह से मुख्तलिफ पार्टियां इस मर्तबा भी चुनाव में हिस्सा लेगी, आपकी अपनी जमात, आपकी अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पूरी तरह से जोर और खोश से उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिस्सा लेगी इस मर्तबा इंशाअल्लाह। हमारी लड़ाई तो किसी एक से नहीं है, हमारी लड़ाई एक तरफ बीजेपी से है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, अन्य दल सबके साथ में है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तभी से सोचा था, 7 साल से हर वक्त यही मेहनत की जा रही है शौकत साहब के जरिए कि हमको इंसाफ मिले, हमको हिस्सेदारी मिले पॉलिटिक्स में। और जब आए लड़ने, हमने ऐलान किया था कि हम मकसद ये है कि हमको भाजपा को हराना है और योगी को इस मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, नहीं देना है ना बनने योगी को इस मर्तबा, हराना है ना बीजेपी को अपने को। हाँ, हमने कहा था जो भी चाहता है भाजपा को हराए, आए हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के कांधे से कांधा मिलाए, लड़े, हराए बीजेपी। अगर नहीं आना है, आपकी मर्जी, किसी के पास कटोरा लेके नहीं जाएंगे, आइए हमको लीजिए साथ। नहीं, वो दिन चले गए। अब बराबरी की बात होगी, एक कुर्सी पर आप बैठेंगे, एक कुर्सी पर हम बैठेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे। लड़ाई उत्तर प्रदेश में 7 बरस से आप देख रहे हो कि क्या तांडव चल रहा है। 5 बरस से मोदी राज आपने देखा है, किस तरह से सरकार तो एंटी मुस्लिम है, हमेशा से हम कहते हैं, और ये बीजेपी सरकार कभी सुधरने वाली भी सरकार नहीं है। हर रीत से आपके सामने नीति आयोग का रिपोर्ट आया है अभी। रिपोर्ट ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान के 3 जो स्टेट्स हैं, जो सबसे पुअरेस्ट और पुअरेस्ट में आते नहीं, गरीबी की जो सबसे ज्यादा जहां पर है, वो एक बिहार है, झारखंड है और तीसरा आपका अपना उत्तर प्रदेश। तो क्यों यहां पुअर है, क्यों गरीबी है, क्यों विकास नहीं किया? तो पता चला, लोगों ने पता चला है कि यहां पर विकास के नाम पर सिर्फ एक ही काम हुआ है, नामकरण। योगी जी ने सिर्फ नाम बदले यहां पर, जगहों के नाम। अरे जगहों के नाम बदलने से क्या युवाओं का मुकद्दर बदल जाएगा? वो युवा उत्तर प्रदेश का हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में आज बेरोजगार हो गया है। क्या जगहों के नाम बदलने से उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या जगहों के नाम बदलने से, जो कोरोना के सेकेंड वेव में हमने देखा कि किस तरह से गंगा की घाट पर लाशें तैर रही थी, और जब वो लाशें बाहर आ गई, उसको कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर या योगी जी। इनकी जवाबदारी थी उनको बचाना। तो क्या नामकरण करने से वो जो जाने चले गई, क्या वो वापस आ जाए?
क्या उनके घर वालों को वो परिवारजन वापस मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जानें खो दी? नहीं मिली। और विकास क्या किया है योगी जी ने? और एक विकास किया है, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी। ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का नतीजा ये आया है कि आज भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये डाटा है, मैं नहीं बोलता हूं, नहीं तो बोलेंगे वारिस पठान बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट क्राइम रेट हो गया है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बरस में 2020 से अगर 21 का आप अगर आंकड़ा देख लेंगे भाईजान, उसमें 15 लोगों को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, हत्याएं हुई है। 450 लोगों को जेल कस्टडी में मार दिया गया है। पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन कहीं हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, आपके यहां हुआ है। ये पूरा ह्यूमन राइट वायलेशन है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से अभी बीच में हाल में कानपुरी के यहाँ पे मैंने देख रहा था कि किस तरह एक बच्चे को उठा के लेके गए थे पुलिस कस्टडी में, उसको मार दिया गया। 3 दिन पहले योगी की एक ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का नतीजा मैंने अपने सबने देखा कि एक युवा अपने मासूम से बच्चे को अपनी गोद में लेके जा रहा है, पुलिस लाठियां बरसा रही है, उसमें मारे जा रही है, बोल रहे साहब रुक जाओ मेरे बच्चे को लग जाएगा, बच्चा गोद में है, मगर नहीं सुनते ये लोग, मारा जा रहा है उसको। ये है योगी की ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी। ये विकास, मासूम बच्चों को जेलों में डाल दिया जा रहा है, किसी पे यूएपी लगा दिया जा रहा है, इस तरह से यूएपी इस्तेमाल किया जा रहा है। शादी में कार्ड बांट रहे, तेरे पे भी, तेरे पे भी, तेरे पे भी, सब पे लगाए। मगर उच्च न्यायालय, हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है। न्यायालय इंसाफ करता है, छोड़ देता है लोगों को। उनको पता है कि बेगुनाह बेकसूरों पे खोटे इल्जामात लगाकर उनको सलाखों के पीछे डाला गया है। यह है विकास यहां का। हम चाहते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में हम आए, चुनाव लड़े, हमारे प्रत्याशी यहां से जीते, आपके लिए इंसाफ की गुहार लगाए, आपके इंसाफ की, आपकी हक बयानी करे, जाके विधानसभा में जाए, असेंबली में जाए, आपकी हक बयानी करे। यही जमात का मैसेज है पूरे हिंदुस्तान में। और यही मैसेज लेकर तो आपके हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से निकले, तेलंगाना से निकले, देश के मुख्तलिफ इलाकों में गए, विभिन्न इलाकों के अंदर गए, सब तरफ, कि जिस तरह हमने तेलंगाना में विकास किया है, जो स्कूल का एजुकेशन हम तेलंगाना में देते हैं बच्चों को, जैसे इंटर कॉलेज हमने तेलंगाना में बनाई है, जैसे अस्पताल हमने तेलंगाना में बनाए हैं, जो रास्ते, जो मंजिल हम तेलंगाना में बनाते हैं, हमको वो पूरे देश के युवाओं को, खास तौर से मुसलमानों को और पिछड़ा हुआ वर्ग दलित है उसको देना है। ये इरादा, ये नियत लेकर आपके बीच आए। बोले सोचिए ना, सोचिए, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, सोचते तो हम सब लोग है ना, कि एक शख्स 3 टर्म एमएलए, 3 टर्म एमपी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ सब कुछ, बैरिस्टर है, पढ़ा हुआ शख्स, एजुकेटेड इंसान, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह, 12 कॉलेजेस और स्कूल, हॉस्पिटल्स, दारुस्सलाम बैंक, नाम इतना, शौहरत इतनी, इज्जत इतनी कि हमारे देश के वजीर आजम को भी वो नहीं मिला है। ये स्टेटस का अगर आदमी अपने घर से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर, आपके और मेरे जैसा उसका भी परिवार है, बीवी बच्चे सब है, सबको देखकर ना दिन देखता है ना रात देखता है, निकलते हैं अगर आपके हमारे लिए उत्तर प्रदेश में, कभी बरेली में, कभी लखनऊ में, कभी उतरौला में, आज आपके बीच में कानपुर में, कल मुंबई में थे, सब तरफ जा रहे। अगर आपके हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है? इनको कुछ खुद के लिए नहीं चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सब कुछ है, ना प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना चीफ मिनिस्टर बनना है, ना नेता बनने का कोई शौक है। क्योंकि मैं तो खुद देख रहा हूं ना, जैसा फ्लाइट की तरफ नजदीक भी जाते तो सारे के सारे पैसेंजर देखते, ओवैसी साहब आ गए प्लेन के अंदर, आज प्रधानमंत्री को कोई नहीं देखता। ये है आंखों देखी बात बता रहा हूं।
हर चीज है जिसके पास, मगर आए आपके बीच में घर परिवार संसार को छोड़कर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद कि आपके बीच में से भी कोई ऐसा नेता पैदा करे, ऐसा लीडर पैदा करे जो जाए ऐवान असेंबली के अंदर और आवाज उठाए कौम और मिल्लत की, न मुसलमानों की हक की लड़ाई, न दलितों की हक की लड़ाई, इंसाफ दिलाए। जो 70 साल से हमारे साथ बेइंसाफी हुई है उसका जाकर इंसाफ ले ऐवान असेंबली के अंदर। ये मंशा लेकर निकले हैं आपके बीच में, लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता साहब, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं आपको मेरा उदाहरण देना चाहता हूं साहब। आप बोलेंगे नहीं कैसा हो जाता, ये वक्त बहुत कम है, कैसा लड़ेंगे, कैसा जीतेंगे। नहीं, अगर दिल में इरादा है, नीयत साफ है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको कामयाब करता है, मंजिल आसान हो जाती है तुम्हारी हमेशा। मेरा ईमान है ये। 2014 का जब चुनाव आया था मुंबई महाराष्ट्र के अंदर असेंबली का, मैं मेरी बात बता रहा हूं साहब, ना मैं किसी सियासत पार्टी में था, ना सियासत मुझे आती थी, नहीं मैं वकील था पेशे से, मुझे वकालत का ये था। मैं सुबह जाता था अपने काम से, शाम को आता था, रात को अपना ब्रीफ पढ़ के फिर सुबह कोर्टों में चले जाता था। कहीं नहीं चुनाव का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। 15 दिन पहले हैदराबाद के कायद आए मुंबई में, सब जगह मतलब पहली मर्तबा लड़ रहे थे, फर्स्ट टाइम फाइट कर रहे थे असेंबली का चुनाव मुंबई में। मुझे दोस्तों ने कहा वारिस भाई चुनाव लड़े हुए क्या? मैं बोला यार अपने को तो पता नहीं कैसा चुनाव लड़े, कानून कचहरी की लड़ाई बोलो लड़ लेंगे, भाईगिरी बोलो कर लेंगे धुमधुमला, क्योंकि वो तो अपने को सीखना नहीं है, ना भाईगिरी भी नहीं सीखना है, कानून भी नहीं सीखना है, दोनों में अपन मास्टर कर लेंगे, चुनाव नहीं, पॉलिटिक्स नहीं आता। अरे बोले कुछ नहीं, 15 दिन है, कल फॉर्म भरने का है, लास्ट दिन है। मैंने कहा फॉर्म भर देना है, चलो कोशिश करेंगे, फॉर्म भरते बिस्मिल्लाह। मैं रहता कहीं और चुनाव कहां से लड़ना है मुझे? मुंबई की नाक, सेंट्रल मुंबई की, साउथ मुंबई की नाक, जो एरिया को बाईकल्ला कहा जाता है, वहां से चुनाव लड़ना है मुझे। जहां अंडरवर्ल्ड डॉन खड़े हैं, 2 टर्म के सिटिंग एमएलए खड़े हैं, भाजपा के दिग्गज नेता खड़े हैं, वहां से चुनाव का पर्चा भर के चुनाव लड़ना है। मगर आप ही की तरह था, बिस्मिल्लाह बोल दिया, चलो हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। साहब ने कहा लड़ दो वारिस, इंशाअल्लाह ताला देखते क्या हो। आप मानेंगे नहीं, फॉर्म भरा, 15 दिन मेरे हाथ में थे। अब भरते ही 3 दिन हमारे यहाँ पे बकरीद के दिन आ गए। अब ईद का माहौल तो आपको मालूम है, अपने वाले तो सब उसमें लग जाते हैं कामकाज में। 4 दिन तक कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कोई ऑफिस दे रहा था, ना कोई चीज मेरे पास था कि मैं ऑफिस दूं। ये वो बहुत ट्राई किया, हमारे हैदराबाद के हमारे सारे प्रेसिडेंट वहां पे थे, हैदराबाद के जवाबदार जिम्मेदार हमारे कॉर्पोरेटर आए, पूरी मुंबई के अंदर मुख्तलिफ हलकों के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, कहीं नहीं हो रहा था। एक दोस्त का गोदाम मिल गया मुझे अत्तर का, वहां से हमने प्रचार किया, 7 दिन प्रचार किया। 7 दिन के प्रचार में वहां से बाईकल्ला, जो मुंबई की नाक कहा जाता है, वहां से आपका अपना भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त वारिस पठान को जिता के लाया। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है। अगर 14 दिन में एक नॉन पॉलिटिकल इंसान जीत कर ऐवान असेंबली में जाता है, हक और लड़ाई लड़ता है, तो सोच लीजिए कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे 4 महीना काम कर दिया और आपने सबने मेहनत की, तो हम उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को चुन के भेज सकते हैं। मेरा एग्जाम्पल दिया मैंने अपनी बात करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए, आपको जगाने के लिए कि आज भी अगर हम मुत्तहिद हो गए, हमने ये सोच लिया कि अब नहीं, अब इतिहाद का सबूत देना है, हमको हमारी सफों से दरार को हटा देना है, हमको एक होकर एक परचम तले आना है, हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर काम करना है। तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कि इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी की बाईकलाल की ताकत नहीं कि हमको रोक सके, मगर हमको करना पड़ेगा। शुरुआत हमसे होगी। अगर हम इस पे देंगे, उस पे देंगे, वो करेगा, ये नहीं होगा। हमको आगे बढ़ना है। जो भी प्रत्याशी जवाब दे के इसके साथ लगना है, तो याद रखो अमीर जनाब जमात ने जो कह दिया
लब्बैक करो, उसका साथ दो, उसको आगे बढ़ाओ, उसको जिता के लाने की जवाबदारी लो। हम 20% है उत्तर प्रदेश में। अगर हम 20% वाले 7% वाले को वोट देकर सीएम और डिप्टी सीएम बना सकते हैं, तो अगर 20% ने सोच लिया कि हमको हमारी क़यादत, हमको लीडरशिप तैयार करना है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा रुख चेंज नहीं कर सकते? बना सकते हैं या नहीं डिप्टी सीएम? हम भी हमारे अंदर से हम भी लीडर खड़े कर सकते हैं। हमारे 7% वाले को हमने बनाया ना। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप बोलोगे नहीं ये जवाब मेरे पास। यादवों का नेता है, जाटों का नेता है, दलित समाज का नेता है, राजभरों का नेता है। मैं पूछता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी मां बहनों, क्या आपके पास कोई उत्तर प्रदेश में आपका नेता है क्या? कोई आपकी अपनी जमात कोई थी क्या अब तक? आज आपके पास आपकी अपनी जमात भी है और आपके पास आपका अपना सदर भी है कि आप छाती ठोक के बोल रहे हो कि मेरा सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मेरी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हक बयानी करती है, हमारे अधिकार के लिए लड़ती है, हमारा हक हमको चाहिए। मुझे याद है अभी भी 2012 का जब घोषणा पत्र निकला था समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव ने कहा था उसमें, अगर हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते तो हम मुसलमानों को एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन देंगे। है घोषणा पत्र, मिटते नहीं, सब स्टोर रहता है, सब कुछ है, दिखा सकता। दिया क्या आपको रिजर्वेशन? कभी किसी ना मिला है ना मिलेगा। लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जीत के आते तो इंशाअल्लाह हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम फाइट करते रहेंगे, आपके हक के लिए लड़ते रहेंगे, आपके रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहेंगे, आपके आने वाले बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप 70 साल चले गए, 75 साल हो गए, बहुत हो गया। अब ये गुलामी की जंजीर तोड़ो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत गुलामी कर ली। अब अपनी क़यादत बनाओ, अपने आप को मजबूत करो, लीडरशिप तैयार करो, वरना देख लो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कि आज देश के जो हालात है आप तमाम के सामने। आप तो सियासतदार हो, पॉलिटिक्स के अंदर उत्तर प्रदेश का एक बच्चा माहिर है। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी था लेकिन मैं पॉलिटिशियन बन गया। आप तो पॉलिटिशियन हो, आप अगर थोड़ा मेहनत कर दिए तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जमात के साथ चलो मेरे यारों, दोस्तों, बुजुर्गों। आज हालात खराब है देश में। कहीं पर मैं अभी पढ़ रहा था बैठे बैठे, यहां पर तो ये भी आ रहा है अब रस्तों पे नमाज अदा नहीं करने की इजाजत मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ सकेगा रस्ते में, कहां पर है? क्यों भाई? हम तो 3 मिनट होता है, 3 मिनट से ज्यादा तो नहीं पढ़ते ना। कोई तो सिर्फ सलाम फिराया के उठ के निकला सीधा बाहर। कुछ लोग हैं जो बैठते दुआ मांगते, क्या हुआ 3 मिनट में? हम तो किसी के रिलीजियस के अंदर बोलते ही नहीं, हम तो संविधान को मानते हैं, हम तो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई देते हैं, गंगा जमुना तहजीबी की हम सबको सभ्यता देते हैं, सबको समझाते हैं, बताते हैं। फिर क्यों इस तरह का हमारे साथ भेदभाव? ये कुछ नहीं, ये सांप्रदायिक तनाव फैला करने के लिए हो रहा है। भाजपा अपने तमाम मुद्दों से फेल हो चुकी है, कोई मुद्दा नहीं बचे इनके पास, याद रखो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों। इसलिए इस तरह का ये मुद्दा फैलाकर, क्योंकि आज तक 200 से 350 आ गए, राम राम के नाम पर आ गए, अब आ गए कृष्णा कृष्णा के नाम पर वोट मांगने आ गए अभी। मगर इनकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है हम। अब डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, एजुकेशन की भी बात करेंगे, अपने हक की भी बात करेंगे। ये हट गए अपने पूरे के पूरे एजेंडा से, कोई एजेंडा नहीं बचा। लोग गालियां दे रहे, अरे लोग सवाल कर रहे, जब टीवी में बैठता हूं सवाल होता शुरू हो जाता है। अरे कभी तो एक बात करिए, पेट्रोल का भाव कब कम होगा? बताओ, डीजल का भाव कब कम होगा? गैस का भाव कब कम होगा? इनके पास जवाब नहीं है। हम जवाब तलब करना चाहते हैं सरकार से कि बताइए, हाथरस का जिम्मेदार कौन था? क्यों हाथरस हुआ? जवाब नहीं है। हम लखीमपुर पे सवाल करते हैं, बताइए कि किस तरह से आज भी तुम्हारा मंत्री टेंडी
उसका बेटा थार गाड़ी लेके चला गया और जहां पर हमारा किसान भाई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था उनको उड़ा दिया। और आज तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट भी है जो दर्शाता है कि जो बंदूक से गोली निकली टेनी के बेटे की बंदूक की गोली थी। तो फिर क्यों तुम तुम्हारे मंत्री को बचा रहे हो? ये सवाल है हमारे उनसे, मगर उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं। अब जवाब नहीं है तो आ गए इनके मंत्री, ये तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अरे शर्म करो मंत्री जी, शर्म करो। संविधान की शपथ लेके मंत्री बने, संविधान की बात, संविधान को एकदम से क्रॉस कर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये बोलता है 15 अगस्त 1947 के पहले का जो भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्यों इस तरह की बात, क्यों इस तरह की बातें करना? ये बातें इस तरह करना कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी ना किसी कम्युनल लाइन के ऊपर उत्तर प्रदेश के चुनाव को पोलराइज किया जाए, कम्युनल लाइन के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर से वोट लिया जाए और आपको हमको बेवकूफ बनाया जाए। मगर याद रखो मोदी योगी अब नहीं चलेगी। अब ये जो जनता है, जो इतनी सारी जनता इतनी धूप में इतने वक्त से खड़े होकर बैठी है, इन्होंने मान लिया है कि नहीं अब वही करेंगे। अब एक ही क़यादत के बीच में काम करेंगे, एक ही क़यादत के परचम तले काम करेंगे, जिसकी पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव आ गया है, महीना बाकी है, काफी लोग आपके पास आएंगे, कटोरा लेके आपके दरवाजों पे आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, ये जो कथा कथित सेक्युलर पार्टी वाले तो ज्यादा आएंगे आपके बीच में, क्योंकि वही का एमएलए भी है ना यहाँ पे, कि हमको वोट दे दो साहब। मगर नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों, याद रखना, सबको आपने वोट दिया, 75 साल से हर पार्टी को आपने वोट दिया, सबको इत्तेदार की कुर्सी पे आपने बिठाया। मैं आपसे इतना तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं ना, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी वोट देकर देख लो मेरे भाई। जितना अधिकार कानपुर की आवाम का वारिस पठान पे, उतना अधिकार वारिस पठान का भी तो है ना कानपुर के मेरे भाइयों पे। क्योंकि मैं तो आपका भाई भी हूं और आपका कलमा दुआगो भाई भी हूं, याद रखना मेरे भाइयों, कलमे से भी आपसे जुड़ा हुआ हूं। एक मर्तबा अपने इस भाई, अपने बेटे, अपने बच्चे की बात मान लो, एक मर्तबा एक परचम तले आ जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, मुत्तहिद हो जाओ और चुन लो अपने मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को, जिताओ इनके प्रत्याशियों को, भेजो ऐवान असेंबली के अंदर, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि हमारी कायदात, हमारा सर, हमारा जो झुकता है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकता है, हम उसको जवाब देते हैं, हमको अल्लाह को जवाब देना है। हमारा वो सदर है, वो हेड है। तो याद अमीर जमात के साथ चलो, अपने सदर की बात मानो, सदर के साथ चलो, मजलिस को जिताओ और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये मेरा ईमान भी है। क्योंकि अगर एक ये बात मुझे याद आई, बोलता चला जाऊंगा, अपनों को जो ठुकराएगा मेरे भाई, गैरों की ठोकरें जरूर खाएगा किसी दिन, याद रखना। इसीलिए अपना लो अपनों को, ठुकरा दो गैरों को, आ जाओ एक प्लेटफॉर्म और जिता दो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। हराएंगे ना बीजेपी को, हराएंगे ना समाजवादी को, हराएंगे ना बीएसपी कांग्रेस को, मुत्तहिद होएंगे ना, पैदा करेंगे ना इत्तेहाद, जिताएंगे ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। तो फिर लगा दो नारा, भाई तो रोज लगा रहा हूं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। जनाब मुजीब